Hello students, in this lecture we will study respiration. This is the third part of the chapter life processes. आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का थर्ड पार्ट जो कि रेस्पिरेशन है करने जा रहे हैं. वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल ग्लोबल चॉक. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. अभी तक हमने पढ़ा टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर वेरी नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें न्यूट्रिशन से एनर्जी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कैल्शियम एटसेट्रा भी मिलते हैं. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डाइजेशन. डाइजेशन से हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस किए अपनी बॉडी के लिए जो हमें ज़रूरी थे. उनमें एक खास इंग्रेडिएंट था ग्लूकोज. ग्लूकोज एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है, और ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी बॉडी में यूज होनी है, हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन प्रोसेसेस यूज करते हैं. तो पहले आती है ब्रीदिंग. व्हाट इज ब्रीदिंग? एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड बाय द लंग्स. इन ब्रीदिंग हवा लंग्स के द्वारा इनहेल की जाती है, मतलब अंदर ली जाती है, और एक्सहेल की जाती है, मतलब बाहर छोड़ी जाती है. ब्रीदिंग इज वॉलंटरी एक्टिविटी एंड इट इज बायोफिजिकल इन नेचर. वॉलंटरी एक्टिविटी मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको कंट्रोल करता है. मैं चाहूं तो कुछ समय के लिए ब्रीदिंग रोक सकता हूं, चाहूं तो स्लो कर सकता हूं. अब आगे देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन क्या है. इन दिस द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो कि हमने प्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग डाइजेशन, और ऑक्सीजन जो कि हमने इनहेल किया था ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये दोनों रिएक्ट होकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. रेस्पिरेशन इज इनवॉलेंटरी बायोकेमिकल एक्शन परफॉर्म्ड बाय सेल्स ऑफ द बॉडी. रेस्पिरेशन इनवॉलेंटरी है, मींस मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. ये रिएक्शन सेल्स में हो रहा है बॉडी के, और ये बायोकेमिकल चेंज है, मींस इसमें एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है. रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. आइए समझते हैं एटीपी क्या है. एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये मॉलिक्यूल या ये केमिकल तीन पार्ट से बना होता है. एक है एडेनिन, जहां से ADI आया एडिनोसिन का. दूसरा है शुगर विच इज राइबोज शुगर, और तीसरा पार्ट है जिसमें तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं. इसको हम कहते हैं एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसका दूसरा रिलेटेड केमिकल है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट ग्रुप्स की जगह दो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. तो जब भी थर्ड वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ब्रेक होकर एटीपी से एडीपी बनता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है. जबकि जब एडीपी से एटीपी बनता है तो हमारी जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो एडीपी को एटीपी में चेंज करेगी, तो हमारे बॉडी में ये एनर्जी स्टोर हो गई. जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी वापस एडीपी में चेंज हो जाता है, और एनर्जी बॉडी को रिलीज कर दी जाती है फॉर द फंक्शन जिसमें ये रिक्वायर्ड होगी. तो आइए पढ़ लेते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है. ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, नो एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है. ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, इसमें कोई सेल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सेल्स इन्वॉल्व नहीं है. जबकि जो रेस्पिरेशन है वो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, तो ये सेल्स में होगा. नो एंजाइम्स आर यूज्ड व्हाइल ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के दौरान कोई एंजाइम्स यूज नहीं होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ब्रीदिंग जस्ट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है. जबकि रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, देयर इज केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस इन द सेल्स. सेल्स में जो ग्लूकोज था उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है. देन ब्रीदिंग इज अ बायोफिजिकल प्रोसेस. जैसा मैंने पहले भी समझाया कि जो ब्रीदिंग है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. जबकि रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है. नाउ ब्रीदिंग इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी, आई कैन कंट्रोल इट टू सम एक्सटेंट, बट respiration is involuntary activity, I don't have any control over it, it is taking place inside the cells.
सो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको पॉइंट वाइज बता दिए, आप अपनी कॉपी में इन डिफरेंसेस को इलेबोरेट करके लिख लेंगे। सो इस पिक्चर में मैंने फिर से एम्फेसाइज करने की कोशिश की है कि ब्रीदिंग जो है वो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि रेस्पिरेशन हमारे खाने को जरूरी कंपोनेंट्स में प्लस एनर्जी में बदलने का प्रोसेस है। नाउ लेट अस सी हाउ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी, या हम कहें कि नेचर का एनर्जी अरेंजमेंट क्या है। रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नीचे केमिकल रिएक्शन डायग्राम में मैंने दिखाया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज हमने खाने में प्रोड्यूस किया था, यानी कि थ्रू डाइजेशन प्रोड्यूस हुआ था। देन दिस ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म गिव्स पायरुवेट प्लस एनर्जी। ये ग्लूकोज यहां पर भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल खर्च होते हैं और उनसे पायरुवेट प्लस एनर्जी बनती है, और ये एनर्जी 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो नेटशेल में हमारे पास 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में रिएक्ट होकर पायरुवेट बनाता है। देन पायरुवेट से एनारोबिक रिएक्शन हो सकता है, एरोबिक रिएक्शन हो सकता है, और वो रिएक्शन है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन है। एरोबिक रिएक्शन मींस जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक रिएक्शन मींस जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। सो जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पायरुवेट रिएक्ट होके इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट बनाता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो एरोबिक रिएक्शन है और पायरुवेट बनाता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर। और अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या बनता है, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड। जैसा कि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो जब तक हमारी बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हम इजीली उसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ले तो बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। और ये लैक्टिक एसिड ही है जो हमें एक्सरसाइज में, जो हमारी मसल्स में पेन प्रोड्यूस होता है, बिकॉज हमने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, वहां ऑक्सीजन की कमी थी, तो ये लैक्टिक एसिड जो है हमें पेन देता है। सो इस तरह से एनारोबिक में तो सीधा ईस्ट एक्ट कर रहा है, लाइक किसी भी चीज पर एक्ट करेगा तो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा ईस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एरोबिक के फिर 2 पार्ट हो गए, एक जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर प्रेजेंट है तो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये जो रिएक्शंस हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। तो नेचर ने हमारी बॉडी में 3 लेवल एटीपी प्रोडक्शन बनाया है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो एटीपी है, जो भी बॉडी में एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लूकोज के थ्रू, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। सो हमारी बॉडी में नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, यानी कि ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इसका जो साइड प्रोडक्ट हुआ पायरुवेट प्लस एनएडीएच जो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्रैब साइकिल में फिर से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और मैक्सिमम एटीपी दैट इज अराउंड 34 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में। सो इस तरह से नेचर ने हमारे पास एक तरह से 3 एनर्जी पंप्स दिए हैं जिसके थ्रू एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और एटीपी में क्या स्टोर होता है, जो एनर्जी है। नाउ क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है? यस, प्लांट्स आर नो एक्सेप्शन, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। They need to respire virtually all the time in order to supply their energy needs to grow and thrive in their environment. प्लांट्स में हर टाइम रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हम रेस्पिरेशन नोटिस नहीं कर पाते हैं बिकॉज जब लाइट होती है, यानी कि जब प्लांट के पास लाइट अवेलेबल है, तो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन बहुत तेज प्रोड्यूस करता है, तो जो ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर रहा था वो नेग्लिजिबल हो जाती है। सिमिलरली जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से कंज्यूम हो रहा है, तो बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होने के कारण हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, वो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। सो इस तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? एक्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट रिस्पायर, प्लांट के सभी पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। लीव्स में भी रेस्पिरेशन है, स्टेम्स में भी रेस्पिरेशन है, रूट्स और इवन फ्लावर्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। द पार्ट अबव द सॉइल गेट देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर थ्रू पोर्स। जो पार्ट जमीन के ऊपर है वो सीधा एयर से रेस्पिरेशन लेता है या ऑक्सीजन लेता है, और
इसमें जो लीव्स हैं, पोर्स इन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है उसके थ्रू ऑक्सीजन का इनटेक होता है। द पोर्स इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर कॉल्ड लेंटिकल्स। आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनमें ब्राउन कलर की जो बार्क होती है, बार्क थोड़ी सी उठी होती है, वो कभी भी बिल्कुल एक जैसी प्लेन या समतल नहीं होती है, वो थोड़ी सी उठी होती है जगह जगह से। तो वो लेंटिकल्स हैं जिनके थ्रू जो बार्क है बड़े ट्रीज की वो रेस्पायर करती है। जो छोटे ट्रीज हैं जिनकी स्टेम ग्रीन होती है तो वो डायरेक्टली स्टेम में पोर्स होते हैं, उसी के थ्रू वो ब्रीथ करती है। सो अगेन प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू यंग स्टेम्स, यंग स्टेम्स में स्टोमेटा के थ्रू, हार्डवुड में लेंटिकल्स के थ्रू, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब तो लाइट है प्लांट के पास उस टाइम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ऑक्सीजन की कंजम्पशन से बहुत ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम कंज्यूम भी बहुत तेज हो रहा है, तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब डार्क है यानी कि लाइट नहीं है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा हो जाता है और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज जो है वो ज्यादा हो जाता है, इनटेक कम हो जाता है। तो जब डार्क है उस टाइम हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रात को प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसमें रिएक्शन क्या है? रिएक्शन सेम है जैसे पहले था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो respiration is taking place in plants in the same way as it takes place in animals. गैस एक्सचेंज इन रूट्स। अभी तक हमने बात की कि जो पार्ट्स प्लांट के जमीन के ऊपर है उनमें गैस एक्सचेंज थ्रू लीव्स एंड स्टेम्स एक्सेट्रा होता है। जो प्लांट के नीचे का पार्ट है यानी कि जो जमीन के नीचे रूट्स हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? सॉइल में एयर स्पेसेस होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत एयर ट्रेवल करती है, तो जो रूट्स हैं वो अपनी एयर जो है वो सॉइल से लेते हैं, या जो अपनी ऑक्सीजन है वो जो एयर सॉइल में प्रेजेंट है वहां से लेंगे। इफ यू गिव टू मच वाटर टू अ प्लांट इन अ पॉट यू कुड किल द रूट्स बाय ड्राउनिंग देम। अगर हम किसी प्लांट को जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं और वहां पर पानी रुक जाता है तो रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सो इस केस में जो रूट्स हैं वो डेड हो जाती हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा पानी देंगे किसी पॉट में रख के जहां पे पानी के पास निकलने की जगह नहीं है तो हम प्लांट को नुकसान कर सकते हैं। नाउ प्लांट्स सच एज राइस, राइस एक ऐसा प्लांट है जो कि पानी में ही उगाया जाता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो राइस में जो उसकी रूट्स हैं उसमें एयर स्पेसेस रहते हैं जिसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट रहती है। सो जब हम राइस को पानी में लगा भी देते हैं तो वो अपनी एयर जो है वो खुद कैरी कर रहा है, इसलिए उसको नुकसान नहीं होता है एंड वी गेट अ गुड क्रॉप ऑफ राइस। नाउ ये एक क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? कंपनसेशन पॉइंट प्लांट्स के केस में वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल होता है। When the rate of photosynthesis is equal to rate of respiration, it is called as compensation point. तो compensation point पर rate of liberation of oxygen is equal to the rate of liberation of carbon dioxide. Compensation point usually जब सुबह का टाइम जहां पर पूरी रोशनी भी नहीं है और पूरी डार्कनेस भी नहीं है, और शाम का टाइम जहां अगेन पूरी डार्कनेस या पूरी रोशनी नहीं है, वो दो दिन के समय है जहां पर कंपनसेशन पॉइंट अचीव होता है। So compensation point is usually reached at dusk and dawn and on a cloudy day also. Now we come to the topic of respiration in animals. Animals में जो respiration है वो depending upon कैसा animal है तो respiratory organ भी change हो जाते हैं। Like unicellular organisms जो हैं, जो single cell या two cell organism है, उसमें cell membrane के through होती है, like bacteria हो गए। अर्थवर्म जो है उसमें respiration through moist skin होती है, जो उसकी skin के through respiration होगी। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स के थ्रू होती है, लाइक फिशेस जो हैं उसमें गिल्स के थ्रू वो रेस्पायर करती है। इंसेक्ट्स में स्पेरिकल्स एंड ट्रैकिया होते हैं जिनके थ्रू वो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। फिर लैंड एनिमल्स जो हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं, वो नॉर्मली नोज और लंग्स जो हैं वो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स में रेस्पिरेशन के या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। लाइक एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। देन वॉल्स थिन होती हैं, लाइक हमारा जो लंग्स हैं उसकी वॉल्स अगर आप देखोगे तो वो बड़ी थिन वॉल्स होती हैं ताकि गैस जो है इजीली एक्सचेंज हो सके। देन रिच ब्लड ऑफ सप्लाई होता है उस जगह पर। रिच ब्लड ऑफ सप्लाई क्यों है? बिकॉज उस ऑक्सीजन को जो उसने इनहेल की है उसको सारी बॉडी में लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर उसी ऑर्गेन के पास लेके आना है। सो इसके लिए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड जरूरी है। तो ये एक फीचर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एनिमल्स में। देन एक्वेटिक एनिमल्स हैव फास्टर ब्रीदिंग रेट। एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है बिकॉज
उन्होंने वाटर से ऑक्सीजन लेनी है और वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में होती है, तो उनको बहुत तेज ब्रीदिंग करनी पड़ती है ताकि उनकी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो सके। मोर ओवर जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की सर्कुलेशन थ्रू डिफ्यूजन होती है। देयर इज नीड ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर एनिमल्स एज डिफ्यूजन इज स्लो एंड इट कैन नॉट एफिशिएंटली सर्कुलेट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होना जरूरी है। तो ये सेम पहले वाला पॉइंट एक बार फिर मैंने एम्फेसाइज किया है दैट देयर इज नीड ऑफ blood circulatory system in higher animals as diffusion is slow and it cannot efficiently circulate oxygen to all parts. This is an important question for exams also. Now let us study respiration in humans. इस पिक्चर में हमने ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसका डायग्राम बनाया। इसमें जो वेरियस पार्ट्स हैं लाइक फारिंक्स, लारिंक्स, ब्रोंक्यूल्स, प्लूरा, एलोविली, डायफ्राम, ब्रोंकाई, लंग्स, ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, नेजल कैविटी एटसेट्रा। सो यहाँ पर 12 डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हैं। इसके अलावा मैंने रिब्स दिखाए हैं। रिब्स का क्या काम है, वो लंग्स के ऊपर होते हैं तो और लंग्स को सभी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज लंग्स जो है वो काफी डेलिकेट पार्ट होता है। देन रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं वो कार्टिलेज का एक सी टाइप का स्ट्रक्चर है जो सारा ट्रैकिया को कवर करता है। ट्रैकिया क्लैप्स ना कर जाए इसलिए कार्टिलेज, आप समझते होंगे ये बोन से सॉफ्ट होता है लेकिन स्किन से हार्ड होता है, लाइक हमारे ईयर लोब में जो हार्डनेस है, that kind of structure it prevents the trachea from collapsing. Now let us see कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। So in human respiratory system सबसे पहले ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो बॉडी में एंटर करती है थ्रू नोज। द एयर इज देन फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज। नोज में जो हेयर्स रहते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अंदर ना चले जाए। ये एयर नोज के थ्रू पास होके और थ्रोट में से होते हुए लंग्स में पास कर जाती है कैरिंग ऑक्सीजन इन इट। देन जो एयर हमने इनहेल की थी वो लंग्स में एंटर हो जाती है थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई से ये फिर फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में जिनको हम ब्रोंकियोलीज कहते हैं उसमें चली जाती है। देन ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी एयर जो है सभी में एंटर होती रहेगी और एंड में इन स्ट्रक्चर्स के एंड में ऐसे बबल टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं जैसे इस दूसरे डायग्राम में दिखाए हैं जिसको हम एलोवियोली कहते हैं। तो एयर इन एलोवियोलीज में एंटर हो जाती है। तो ऑक्सीजन जब एल्वोलीज में एंटर होगी जो कि बैग लाइक का स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक का स्मॉल बैलून टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये ब्लड वेसल से घिरा रहता है। इस पे आसपास बहुत सारा नेटवर्क रहता है ब्लड वेसल्स का, लाइक यहाँ पर ब्लू और रेड जो पाइप्स हैं उसके थ्रू दिखाया। तो ये ब्लड वेसल्स में क्या रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। तो जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को यहां से ले लेते हैं। जो एल वाली है उसका एक और काम है कि वो ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो सके विद द दीज ब्लड वेसल्स। तो ऑक्सीजन यहां से निकलकर आरबीसीज में चली जाती है और आरबीसीज जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो इनमें आ जाती है। तो ये जो एल वालीज हैं ये फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू वापस एनवायरमेंट में सप्लाई कर देते हैं। नाउ ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू एल्वोलीज बाय द आरबीसीज। तो आरबीसीज इसके बाद क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए इस ऑक्सीजन को वहां सेल्स में सप्लाई कर देते हैं जहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होना है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का हमने पार्ट्स पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो ऑक्सीजन आरबीसीज लेके गए ये एरोबिक रेस्पिरेशन के काम आएगा। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेशन पूरा हो जाता है। रेस्पिरेशन का एक अलग से वीडियो मैंने डिटेल्ड वीडियो और बनाया जिसमें बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगर आप फर्दर समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए, मैंने उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोबल चॉक। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।